हर रोज़ की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था। धनीराम एक कोने में शराब के नशे में धुत पड़ा अस्पष्ट आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन सुधा को अब इसकी आदत हो चुकी थी। हर रोज़ ईंट भट्टे से घर आकर बूढ़े बाप को बिस्तर पर लेटाती, फिर बिखरा घर समेटती। लेकिन बाप धनीराम को अपनी बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं था। काम कुछ करता नहीं था। साथ ही सुधा जो कमा कर लाती उसे लूट, शराब और जुए में उड़ा देता। सिर्फ 12 साल की थी सुधा जब उसकी माँ किसी और व्यक्ति के साथ चली गई, और तब से ही धनीराम संगत में फंसकर कामकाज सब छोड़ शराब और जुए के लत में पड़ गया। तब से ही घर और बाप दोनों की जिम्मेदारी सुधा ने अपने ऊपर ले ली। अब सुधा 20 साल की है। गांव के मुखिया के ईंट भट्टे में 5 रुपया प्रतिरोज काम करती हैं। अति सरल स्वभाव की, कभी पैसे ना देने या काम कम देने पर धनीराम से मार भी खाती हैं। बाप के नशेड़ी करतूतों और अपनी लाचार भाग्य के लिए लोगों से ताना भी सुनती हैं, फिर भी कभी किसी का विरोध नहीं करती, चुपचाप सह लेती हैं। कई रात तो उसे भूखा ही सोना पड़ता है, लेकिन कभी किसी से कोई सहायता नहीं मांगती। आत्मसम्मान के साथ जीना उसे मिलता है, उतने में ही वो अपना जीवन गुजार करती है। इस दुख भरी जीवन में उसका बस एक ही खुशी का सहारा है, मुखिया का बेटा सूरज। सूरज और सुधा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुधा को एक इसी बात का डर हमेशा लगा रहता है कि उनके संबंध को गांव में स्वीकार करेंगे नहीं। सूरज के परिवार वालों को यह मंजूर होगा कि नहीं, और ये सच भी तो है। आखिर है तो वो गरीब, भागी माँ और नशेड़े बाप की बेटी। दोनों अक्सर चोरी छिपे ही मिला करते थे, पर सूरज हमेशा ही उससे कहता आया है, गांव वाले या घर वाले उनके रिश्तों को मंजूरी दें या ना दें, जब शहर में उसकी नौकरी लग जाएगी तब दोनों शादी कर शहर में ही बस जाएंगे। और सुधा भी उसकी बातें सुन अपना सारा डर और दुख भूल जाती थी। सूरज 10वीं तक पढ़ा लिखा है और मुखिया का पहचान शहर में होने के कारण अच्छी नौकरी भी मिल गई, जिस कारण उसे शहर जाना पड़ा। शहर जाने से पहले एक बार सुधा से मिलने वो भट्टी जाता है, लेकिन वहाँ सुधा नहीं मिलती। पता चलता है उसका तबीयत खराब की वजह से 2 दिन नहीं आई है काम पर, लेकिन मिलने के लिए वो घर भी नहीं जा सकता था। इसलिए सुधा के लिए उसकी सहेली के पास एक चिट्ठी छोड़ जाता है। सुधा को अचानक सूरज के शहर जाने का पता चलते ही वो टूट सी जाती है। उसे दुख होता है कि जाते वक्त एक बार देख भी ना पाई। सुधा कभी पढ़ने विद्यालय नहीं गई थी, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना जानती थी, जो उसे सूरज ही सिखाया करता था। चिट्ठी खोलते ही वो आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। लिखा था, अच्छी नौकरी मिली है मुझे, 300 रुपया हर महीना देंगे। जाते वक्त तुमसे मिल नहीं पाया, पर जल्द मुलाकात होगी। बस 4-5 मास, फिर तुम्हें लेने आऊँगा। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा सूरज। इस चिट्ठी को गले से लगाकर सुधा बस दिन गिनती गई। समय बीतता गया, एक एक करके 5 महीने बीत गए, लेकिन सूरज का कोई खबर नहीं आया। फिर एक दिन सुधा तालाब में कपड़े धो ही रही थी कि उसकी सहेली दौड़ते हाँफते आई। क्या हुआ, इतना भागकर कहाँ से आ रही हैं? सुधा ने पूछा। उसने जवाब में कहा, अरे तो इधर चिट्ठी ही पढ़ते रह गई और तेरा वो आशिक बिहारा चा लिया। जाकर देख, तेरा सूरज गाड़ी में करके किसे उठा लाया है शहर से। ये सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर सूरज के घर की ओर भागी। पहुंचकर मुखिया के घर को दूर से ही देखी कि सच में ही सूरज किसी को दुल्हन बनाकर लाया है। अब भागी के पैर वहीं रुक गए। पत्थर की तरह सुधा बस उन्हें देखती जा रही थी। धैर्य और सहन शक्ति ही सुधा के सबसे बड़े गुण थे, लेकिन दूर से लाल जोड़े में सूरज की पत्नी और सूरज को हंसते खिलखिलाते गृह प्रवेश करते देख सुधा के धैर्य का बांध टूटने लगा। सूरज के इस विश्वासघात से सुधा का हृदय छलनी छलनी हो गया और आंखें पीड़ा और गुस्से से लाल होकर बहने लगी। इधर उधर कहीं और ना देखते हुए सुधा सीधे ही अपने घर चली गई। घर जाकर देखी, वही रोज की तरह बाप धनीराम नशे में सामान इधर उधर फेंकता हुआ पैसे ढूंढ रहा है। सुधा को आते देख धनीराम दौड़कर उसके पास गया और सुधा के दोनों हाथों को कस के दबाकर पूछने लगा, कहाँ छुपा कर रखी है? हाँ, कहाँ पैसा ला, जल्दी निकाल। रोज चुप रहकर गाली मार खाने वाली सुधा आज पहली बार अपने बापू के आगे कुछ बोली। धीमी आवाज में उसने कहा, आज नहीं दूंगी बापू। ठीक है, सब्र में धनीराम ने कहा। क्या बोली? सुधा ने अब तेज आवाज में कहा। तूने सही सुना है बापू, आज तुझे 1 पैसा नहीं दूंगी। मेरे खून से कमाए पैसे हैं ये, तुझे जुए में उड़ाना है, जाकर खुद कमा ले। सुधा के इन बातों ने नशे में धुत धनीराम के गुस्से का पारा चढ़ा दिया और उसने 5 रखे बांस की एक सख्त लाठी उठाकर, हरामजादी, पैसा नहीं देगी?
बोलते हुए सुधा के पीठ पे अपना पूरा बल लगाकर दे मारा। लेकिन बचपन से मार खाते खाते सुधा इतनी कठोर हो चुकी थी कि इस मार से वो हिली तक नहीं। 2-4 बार के बाद धनीराम फिर से जैसे ही सुधा को मारने गया, तभी सुधा ने पास रखा एक बर्तन उठाकर धनीराम के चेहरे पर कस के दे मारी। नाक से खून की धारा बहने लगी और लाठी फेंक धनीराम बस सुधा के आंखों में ही देखता रहा। इतना तेज था सुधा की लाल आंखों में आज, मानो सैकड़ों मशाल एक साथ जल रही हों। धनीराम वहां से चला गया। कहाँ गया कोई खबर नहीं। सप्ताह बीत गया, नहीं लौटा। कुछ दिन लगातार ढूंढने के बाद सुधा ने भी हार मान ली। 2 महीने बीत गए, धनीराम तो नहीं लौटा, लेकिन जिन लोगों से जुमे में वो हारा था उन सब ने मुखिया से कहलाकर सुधा के घर और ज़मीन को हथिया लिया। सुधा के बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी मुखिया ने उसकी कोई सहायता नहीं की। गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक और छोटा सा ज़मीन था सुधा की माँ का। वो वहीं बांस व कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसने मुखिया के ईंट के भट्टे में काम करना भी छोड़ दिया। अब वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचकर अपना दिन गुजारा करती थी। इधर सूरज अपनी पत्नी माला के साथ वैवाहिक जीवन में बहुत खुश था। सप्ताह के वो 4 दिन शहर में रहता, बाकी 3 दिन घर में माला के साथ बिताता। सुधा कभी उसके सामने नहीं आई और न ही सूरज ने कभी सुधा से मिलने की कोशिश किया। सुधा बस दूर से ही दोनों को देखा करती थी, लेकिन थी तो वो आज स्त्री ही। नए रंगीन कपड़े और गहनों से सजे मांग भरी सिंदूर में माला को देख मन ही मन माला से ईर्ष्या होने लगी। जिन दिनों सूरज घर में रहता, हर रात को सुधा सूरज के घर के पास जाती और उनके कमरे से आते शोर और उनकी बातों को सुनते हुए अपने और सूरज के साथ बिताए समय को याद किया करती। रात के अंधेरे में वो घर के पास आती थी, कुछ देर रुककर चली जाती थी। किसी को कभी कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन एक दिन सुधा के इन हरकतों पे डॉक्टर जगदीश दास की नज़र पड़ गई। जगदीश दास गांव का एक लौटा डॉक्टर जो था तो शहर का ही 15, लेकिन गांव वालों को शहर जाकर चिकित्सा ना करना पड़े, इसलिए शहर से गांव आकर ठहरा हुआ था। पिछले इन दिनों 2-2.5 महीनों से जगदीश अपनी मोटरसाइकिल में घूम घूम कर गाँव में इलाज पानी करता था। उसने कईयों बार देखा था देर रात के समय सुधा को मुखिया के घर के पास आते, कुछ देर रुककर फिर चले जाते हुए। एक दिन सुधा खिलौने की टोकरी लिए खिलौने बेच रही थी, तभी जगदीश दास ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ओ खिलौने वाली। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा और जगदीश की ओर कहते हुए आगे बढ़ी, खिलौने लोगे डॉक्टर बाबू? अच्छे पके और मजबूत हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जगदीश ने ठहाके के साथ जवाब दिया, बच्चे? मेरी अब तक शादी ना हुई है, तुम बच्चों की बात करती हो? सुधा ने कहा। फिर आपने आवाज़ क्यों लगाई? जगदीश ने कहा। हाँ, मैंने ही चिल्लाया। अच्छा ये बताओ, ऐसे खिलौने बर्तन बेचकर कितना ही कमा लेती हो? सुधा ने उत्तर दिया, दिन का 2-3 रुपया हो जाता है। जगदीश ने हंसते हुए कहा, बस इतना तो सिर्फ दाल आटा ही खरीदने में लग जाता होगा, और कुछ बचता भी होगा तो अंग्रेज़ मुआवजा में ले जाते होंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, खाना अच्छा बना लेती हो? सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, बना लेती हूँ, लेकिन क्यों? जगदीश ने उत्तर दिया, खाना बनाने का काम करोगी, दिन के पूरे 8 रुपये मिलेंगे। सुधा डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखे जा रही थी। जगदीश ने फिर हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे दोस्त के घर की बात कर रहा हूँ, मुखिया का घर। बोलो करोगी? सुधा ने पूछा। मुखिया जी आपके दोस्त हैं? जगदीश ने कहा, अरे नहीं, मुखिया तो मेरे दोस्त का पिता है, उनका बेटा सूरज वो मेरा दोस्त है। जगदीश ने आगे कहा, तुम इसी गांव की हो, तब तो जानती ही होंगी कि मुखिया की पत्नी के गुजर जाने के बाद कावेरी माई ही उनके घर की देखरेख किया करती थी, लेकिन अब उनका भी देहांत हो गया है, इसलिए उन्हें घर में कोई अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए। जगदीश की बात काटते हुए सुधा ने कहा, लेकिन अब तो मुखिया जी की बहू आ ही गई है, उन्हें खाना बनाने के लिए किसी और की क्या ज़रूरत? जगदीश ने फिर जोर की हंसी के साथ जवाब दिया, कौन? माला? अरे उसे अगर आता तो फिर बात ही क्या थी। दरअसल माला ने कभी रसोई घर में पैर ही नहीं रखा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसी के कारण ही तो सूरज से दोस्ती हुई है मेरी शहर में। माला ने ही मुझे इस काम में लगाया कि तुम तो पूरा गांव घूमते हो, बहुतों से मिलते हो, अगर तुम्हें कोई अच्छा खाना बनाने वाली मिले तो इस काम के लिए बात कर लेना। जगदीश ने आगे कहा, मैं तुम्हें बहुत ही दिन से देख रहा हूँ, सुबह उठकर मिट्टी से ये सब खिलौने बर्तन बनाती हो, पकाती हो, सजाती हो, फिर दिन भर बेचते फिरती हो। बोलो मैंने जो कहा वो काम क्या इससे आसान नहीं, और पैसे भी ठीक मिलेंगे? सुधा के मन में नाना विचार आ रहे थे, उसके घाव अभी भरे भी नहीं थे।
साथ ही सूरज और मुखिया के प्रति गुस्से के भाव भी उठ उठकर मन में आ रहे थे। सुधा ने सोचा, शायद ईश्वर ही चाहते हैं कि वो सूरज से अपने साथ हुए धोखे का उत्तर मांगे। हर रात उन दोनों के वासना से भरी आवाज़ और बातें सुनकर कहीं ना कहीं सुधा के मन में सूरज के प्रति घृणा के भाव भी आ गए थे। उसे लगा ये एक मौका है उसके लिए कि वो सूरज से अपने तिरस्कार और अपमान का बदला ले, और यही सोचते हुए उसने जगदीश के उत्तर में कहा, अगर पैसे ठीक मिलेंगे तो क्यों नहीं करूँगी, लेकिन एक शर्त है, मैं उस घर में हमेशा सिर्फ वे चेहरा ढककर ही रखूँगी। जगदीश ने कहा, अगर तुम्हें चेहरा ढककर परेशानी ना हो तो घर वालों को क्या ही परेशानी होगी। ठीक है, मैं माला और मुखिया से बात करता हूँ, कहकर जगदीश वहाँ से चला गया। मुखिया के घर में अब माला ही की चलती थी। उसने जो कह दिया वही होता था। गांव का मुखिया भी अपने घर में बहू की बात मानने को मजबूर थे। आखिर होंगे भी क्यों नहीं, माला चौधरियों के परिवार से थी वो, और चौधरियों का शहर में बहुत रुतबा था। वहाँ के अंग्रेज अफसर भी चौधरियों के इशारों पर चलते थे। माला ने जगदीश से सुधा के बारे में सुना और उसे काम पर रखने के लिए हामी भर दी। अगले दिन एक सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, घूंघट से पूरी तरह चेहरा ढक और अपने छलनी हृदय के साथ सुधा मुखिया के भवन की ओर बढ़ी और द्वार प्रवेश करते हुए मन ही मन ये संकल्प कर ली कि आज से इस घर के सभी सुख शांति के अंत की शुरुआत होगी। और इस तरह उसने अपनी पहली कदम चौखट के पार रखी। मुखिया का मकान पूरे गांव में जब से ज़्यादा क्षेत्र में फैला इकलौता 2 मंजिला मकान था, और होता भी क्यों नहीं। 17 साल से मुखिया के पद में था। ना जाने कितनों को लूट कर, कितनों को ठग कर, कितनों की ही ज़मीन छीन कर खड़ा किया था ये मकान। तो मुखिया के 2 बेटे थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद बड़ा बेटा प्रकाश विप्लव बन गया और अन्य विप्लवों के साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में घर बार सब छोड़ दिया। मुखिया अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए दोबारा शादी नहीं किया, लेकिन घर संभालने के लिए अपनी मुँह बोली बहन कावेरी को घर रख लिया। सूरज को भी कावेरी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। कावेरी को हर काम सही तरीके से ही करना व कराना पसंद था, जिस वजह से माला से उसकी बिल्कुल बनती नहीं थी। दरअसल माला के रहन सहन, आलसीपन, बातों के तरीके, सब कुछ ही कावेरी को नापसंद थे। सिर्फ कावेरी ही नहीं बल्कि माला भी उसकी रोक टोक से परेशान हो गई थी। आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर छोटा मोटा बहस हो ही जाता था। इसलिए कावेरी कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर अपने गांव जाकर रहकर आना चाहती थी। जाने के लिए वो हवेली से निकली भी थी, लेकिन रास्ते में ही बड़ी ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। रहस्यमय इसलिए क्योंकि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, जबकि कावेरी को दिल की समस्या कभी थी ही नहीं और ना ही उसकी इतनी भी ज़्यादा उम्र थी। अब मकान में सिर्फ माला, मुखिया और मुखिया का तोता ही रहा करते थे। सूरज सप्ताह में एक बार ही आता, 2 दिन या 3 दिन रहकर वापस शहर चला जाता। एक सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, घूंघट से पूरी तरह चेहरा ढककर सुधा घर में प्रवेश करते ही देखी माला बरामदे में तोते के पिंजरे के पास बैठकर कुछ फुसफुसाते हुए अपने बाल सजा रही है। माला बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी तो थी ही, लेकिन शहर में पले बड़े होने के वजूद उसे शहर में रहना पसंद नहीं था। इसलिए ही सूरज के कईयों बार कहने के बाद भी वो शहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। माला अत्यंत ही चंचल स्वभाव और वाचाल थी। सुधा थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मालकिन, कहें तो बालों में तेल मैं लगा दूं। माला पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए कही, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रही थी मैं, आओ ना। सुधा ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है मालकिन, वरना मुझ अभागी का इंतज़ार कौन करता है। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगा रखा है। यहाँ मेरे और इस मिट्ठू मियाँ के सिवा कोई नहीं है। पति तो मेरे शहर में ही रहते हैं और ससुर जी भी रात को ही घर आते हैं। तुम्हें मेरे सामने चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। सुधा भी मुस्कुराते हुए अब पल्लू ऊपर की। माला ने आगे कहा, दरअसल खाना पकाने का काम तो बस बहाना है, मुझे तो कोई मेरे साथ बात करने वाला चाहिए। इस बड़े से घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। पहले कावेरी माई थी, अब तो वो भी नहीं रही है। ये मिट्टू मियाँ जो बस सुनता ही है, कुछ कहता ही नहीं, कहकर माला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सुधा भी माला की बातें सुन और भोलापन देखकर मुस्कुराती रही। माला ने उसे सारे काम समझा दिए, सिर्फ खाना ही नहीं, घर के सभी काम। बाकी नौकरों को वो पहले ही काम से निकाल चुकी थी। फिर माला ने सुधा को उसका कमरा दिखाया। सुधा के लिए ये किसी सपने से बिल्कुल ही कम नहीं था। उसने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी इस घर में उसे रहने भी मिलेगा, भले ही नौकरानी बनकर ही सही। माला को स्वतंत्र रहना पसंद था, किसी की भी बात मानकर रहना उसे भाता नहीं था। इसी वजह से मुखिया को भी माला का रवैया कुछ पसंद नहीं था, लेकिन बड़े घर से होने के कारण मुखिया कुछ कह भी नहीं पाते थे। मुखिया अक्सर
रात को ही घर आता था, किसी से बातचीत नहीं करता, बस खाना खाता, अपने तोते को खाना पानी देकर अपने कमरे में जाकर सो जाया करता था। कुछ ही दिनों में उनका मुखिया का पद भी जाने वाला था। उन्होंने सुधा को काम करते देखा, लेकिन चेहरा ढका होने के कारण पहचान नहीं पाए। कुछ दिन बीते। एक सुबह जब मुखिया अपने बरामदे पर बैठकर अपने तोते को दाना दे रहे थे, तभी घर में जगदीश आ पड़ा। जगदीश का घर आना भी मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर माला से मेल मिलाप करना, बातें करना या एक साथ हंसना हंसाना। मुखिया ने अपने पद का फ़ायदा उठाकर कई बार उसे गांव में आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई डॉक्टर ना होने के कारण वो कोशिश बेकार ही रही। अंदर आकर जगदीश ने मुखिया को नमस्कार कहा, लेकिन मुखिया कोई जवाब ना देकर ही अपने कमरे की ओर चल दिया। जगदीश की आवाज़ सुन माला दौड़ते हुए नीचे आई और कहने लगी, तो अब आ रहे हो तुम इतने दिनों बाद? लगता है पूरा गांव ही बीमार पड़ा था कुछ दिनों से। जगदीश ने अपनी ठहाके वाली हंसी के साथ कहा, मुझे लगा तुम्हें अब नई सहेली मिल गई तो मेरी याद कहाँ आएगी। माला ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, ये तो सही कहा तुमने, जैसे काम वाली मुझे चाहिए थी तुमने बिल्कुल वैसा ही ढूंढा है। मुझे तो अब कुछ भी करना ही नहीं पड़ता, और तो और मेरे बातों से वो परेशान भी नहीं होती। जगदीश ने कहा, फिर तो तुम्हें कुछ और दिन सिर्फ उसी से बात कर दिल बहलाना होगा। माला ने पूछा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। दरअसल जगदीश शहर से सूरज का संदेश लेकर आया था, ये कहने कि काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने के कारण सूरज अगले 2 सप्ताह तक नहीं आएगा। सुनकर माला का चेहरा उतर गया। फिर जगदीश ने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम उदास क्यों हो गई? सूरज ने यह भी कहा है कि इस बार वो एक लंबी छुट्टी लेकर ही घर आएगा। तभी कमरे से मुखिया निकलकर कह पड़ा, हाँ बहू, तुम क्यों उदास होती हो? जब तक सूरज नहीं आ जाता तब तक डॉक्टर तो है ही तुम्हारे पास पीठ सहलाने के लिए। जगदीश ने पीठ से हाथ उठाया और फिर आता हूँ कहकर जाने लगा। मुखिया ने ताना कसते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर आना, वैसे भी डॉक्टरों की ज़रूरत पूरे गांव से ज़्यादा मेरे घर वालों को है। जगदीश चुपचाप वहां से चला गया। माला भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। सुधा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, कुछ सोची और माला के कमरे में जाकर बोली, लाओ मालकिन, आज आपके पैरों में आलता लगा दूं। माला के आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, नहीं तू जा, आज मन नहीं है। मेरा मुखिया का जगदीश के साथ इस तरह से बर्ताव और बात बात पे ताना मारना माला को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। सुधा और करीब आई और माला के पैरों के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आता है मन बनाना। माला आंसू पोंछते हुए कह पड़ी, वो कैसे? तब सुधा ने उसे अपने बारे में बताया, मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, हमेशा मुझे ताना देते थे, खरी खोटी सुनाते थे, शराब पीकर मारते भी थे। फिर एक दिन क्या? माला ने पूछा। सुधा ने आगे कहा, एक दिन हर रोज़ की तरह वो मुझे लाठी से मार रहे थे। बहुत देर तक मैं सहन की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। तभी मैंने एक बर्तन उठाकर उनके चेहरे पे दे मारी, खून बहने लगा, लेकिन दोबारा उन्होंने कभी मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, कभी हाथ नहीं उठाया। इतने दिन माला के साथ रहकर सुधा ये भली भांति जान चुकी थी कि गुस्से में माला खुद पर काबू खो बैठती है। और वही हुआ जब सुधा ने कहा, जब तक हम चुप रहकर सुनते हैं सब हमें सुनाते हैं, जिस दिन हमने विरोध करना शुरू किया सब चुप हो जाते हैं। माला को यह बात दिल पे चुभी। उसके एक पैर में आलता लगा था कि झट से उठी और तेज़ गति से चलते हुए नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरी और ससुर के सामने जाकर खड़ी हुई और कहने लगी, आप शायद ये भूल रहे हैं ससुर जी कि आपका मुखिया पद अब बहुत जल्द जाने वाला है। मुखिया भी जोर आवाज़ में कह पड़ा, ये क्या तरीका है बात करने का बहू? माला अब और भी जोर आवाज़ में कहने लगी, समझते क्या हैं आप खुद को? चौधरियों की बेटी हूँ मैं, हर बात चुप नहीं रहूँगी। आपने पहले भी जगदीश को बहुत कुछ कहा है। आपने और आपकी बहन कावेरी ने सूरज जी के भी कान भरने की कोशिश की, लेकिन अब बस बहुत हुआ। इसी तरह दोनों में बहुत देर तक झगड़ा बहस होता रहा। दूर से सुधा देखती रही, उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन मानो उसके छलनी हृदय को यह सब देख आज राहत मिल रही थी, क्योंकि इस कदम से उसने अपने बदले की शुरुआत कर चुकी थी। कुछ और दिन और बीते। अशांति का माहौल भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। इसी बीच जगदीश भी 2-3 बार घर आया। माला और जगदीश दोनों ने कमरे में बैठ बातें भी की, लेकिन मुखिया ने यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सुबह से ही मुखिया का तोता कहीं मिल नहीं रहा था। घर बाहर हर तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला। इस शौक में मुखिया ने दिन भर खाना तक नहीं खाया। फिर शाम को पिंजरे के पास बैठे तोते को याद करते हुए
आंसू बहाते हुए मुखिया बार बार बस यही कहता रहा। पहले प्रकाश की माँ चली गई, फिर प्रकाश चला गया, कावेरी चली गई, मेरा बेटा सूरज अपनी जुबान कटी पत्नी को छोड़कर शहर चला गया। इकलौता तू ही तो था मेरा, अब तू भी चला गया। तभी हल्के कदमों से चलकर सुधा वहाँ आई। ऐसे रोइए मत मुखिया जी, जाना हो तो तोता ही है, सबको एक न एक दिन। मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। आज माला मालकिन ने रसोई बनाई है। चौधरियों के बेटी को खाना भी बनाना आता है। ताना कोसते हुए मुखिया खाने बैठे। मुखिया का ध्यान आज खाने पे नहीं था, फिर भी दांतों में उन्हें कुछ खटका। ये क्या, हड्डी? कहते हुए एक झटके के साथ पूरी थाली फर्श पर फेंक दिया। मुखिया शुद्ध शाकाहारी था, कभी भी मांस को हाथ तक नहीं लगाया, और खाने में मांस देख उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुखिया उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाने लगा, अरे बहू, तूने क्या कर दिया? अभागिन, तूने मुझे मांस खिला दिया। आवाज़ सुनकर माला भी कमरे से बाहर आ गई और देखी पूरे फर्श पर चावल और सब्जी बिखरा पड़ा है, और बिखरे पड़े हैं पके मांस के कई टुकड़े। मुखिया के गुस्से से उबलते आंखें तभी मांस के एक टुकड़े पे जा रुकी, जो था एक तोते का सिर। इस घटना ने मुखिया के कलेजे को पसीज दिया, और कुछ भी ना कहते हुए वो सीधे घर के बाहर चले गए। सुधा और माला दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ चेहरा घुमाए खड़े थे। मुखिया के चले जाने के बाद अपना घूंघट उठाते हुए सुधा माला से कहा, ये ठीक नहीं हुआ मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माला हैरानी से कह पड़ी, मैंने? सुधा ने कहा, आपने नहीं तो ये किसने? आपने ही तो मुझसे कहा तोते को आज़ाद कर देने के लिए। माला हैरान थी, खामोश होकर ना में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल एक दिन माला ने बात बात में ही सुधा को ये बताया था कि गुस्से में आकर वे कुछ भी कर जाती हैं, और क्या कर जाती हैं ये उसे बाद में याद तक नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। इस घटना के 2 दिन तक मुखिया घर नहीं आया, गांव के ही किसी दोस्त के घर रहा। तीसरे दिन सूरज शहर से लौटा, तब मुखिया भी घर लौटा। सूरज ने सभी बातें माला के मुंह सुना। तब उसने सुना कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बाबा माला के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तब उसने भी मुखिया को काफ़ी कुछ सुनाया। मुखिया का मुखिया पद भी अब कुछ ही दिनों के लिए था। अपना जगह, ज़मीन, घर, ईंट भट्ठा सब कुछ उन्होंने पहले ही सूरज के नाम कर दिया था। अपने ही घर में अब उन्हें प्यार व सम्मान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अब बनारस जाकर बाकी का जीवन वहीं बिताना सही समझा। सूरज ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। सूरज इन चंद महीनों में काफ़ी बदल चुका था। माला अब आज़ाद थी पूरी तरह। सूरज और माला दोनों हमेशा कमरे में ही रहते, सिर्फ खाने ही बाहर आया करते थे। कभी कभार ही सूरज अपने किताबों के कमरे में बैठ समय बिताया करता था। घर का सारा काम अब सुधा किया करती थी। दोनों को एक साथ देख सुधा को सूरज के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आ जाते। उसके हृदय की आग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन सूरज जैसे पूरी तरह सुधा को भूल चुका था। सूरज ने माला से कभी नहीं पूछा इस काम वाली के बारे में, और ना ही उसने कभी काम वाली से बात करने की कोशिश की। उसका सिर्फ सारा ध्यान सिर्फ माला पे ही रहता था, जिस वजह से सुधा को और भी ज़्यादा घृणा होने लगी थी सूरज से। एक दिन माला ने कहा, सुधा, तुम आज एक काम करो, आज तुम अपने घर होकर आ जाओ, कल सुबह ही आना, तुम्हारे मालिक आज। इतना कहकर हंसने लगी। सुधा ने ईर्ष्या से दोनों मुट्ठी बंद कर ली और कहा, ठीक है मालकिन, कहकर चली गई। चली तो गई, लेकिन पूरा दिन बस दोनों के बारे में ही सोचती रही। न जाने सूरज बाबू किस तरह माला को छू रहे होंगे, कैसे केश में अपने उंगलियां को फंसा रहे होंगे, होंठों को चूम रहे होंगे, कलाइयों को मरोड़ रहे होंगे। ऐसे नाना विचार आते रहे उसके मन में। दिन बीता, आधी रात का समय था। सुधा के मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो खुद को रोकने में असमर्थ रही और पहले ही की तरह अंधेरे में उस मकान के पास बिल्कुल सूरज और माला के कमरे के पीछे वाले पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और कमरे से आती आवाज़ों को सुनने लगी। कमरे से आती माला की सिसकियाँ उसके छलनी हृदय को और भी ज़्यादा लहूलुहान कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पाषाण बनकर बस सुने जा रही थी तब तक जब तक आवाज़ शांत नहीं हो गया। कमरे से आते हल्की रोशनी भी बुझ गई, आवाज़ आना भी अब बंद हो गया। सुधा भी वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब मुखिया के भवन में गई तो देखी माला दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी या शायद किसी को विदा। सुधा को आते देख उसने कहा, अरे इतनी देर से क्यों आई? मैं तेरी ही राह देख रही थी। चल, अब आ गई है तो जल्दी खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। मैं सोची थी कुछ बना लूँ जाकर, लेकिन आज पूरा बदन दुख रहा है मेरा। खाना बनाने के बाद ना मेरे पीठ की मालिश भी कर देना, लेकिन रसोई में जाए उससे पहले जाकर मेरा कमरा ठीक कर दे, पूरा बिखरा पड़ा है। सुधा ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए
सिर्फ में जवाब देकर माला के कमरे की ओर चली गई। कमरे का हर सामान बिखरा हुआ था। बिस्तर और फर्श पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियाँ रात की कहानी बता रही थी। सूरज बिस्तर पर ही सोया हुआ था, आंख नहीं खुला था उसका। कुछ देर सुधा उसे देखती रही, फिर कमरे में जाकर बिखरे सामानों को समेटने लगी। इस बीच उसने खिड़की के पर्दों को भी हटाया। सुनहरी धूप की किरणें कमरे में आने लगी। अचानक धूप के पड़ने से सूरज की आंख खुली। आंखें खोलते ही उसने देखा, सफ़ेद साड़ी की लंबी आंचल से चेहरा ढककर कामवाली खड़ी है। धूप उससे टकराकर सूरज के आंखों में पड़ रही है। सुधा के गीले बालों से बूंदें टपक रही फर्श पर गिर रहे थे। रोशनी से उसकी सांवली त्वचा भी खिलकर मानो प्रकाश दे रही थी। सूरज एकटक होकर उसे देखे जा रहा था, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। सभी सामान समेटकर सुधा वहां से चली गई। उसे जाते हुए भी सूरज बस देखे ही जा रहा था। एक अजीब सा आकर्षण हो रहा था उसे इस कामवाली के लिए। काफ़ी देर बाद सूरज कमरे से बाहर आया और नीचे बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ गया। हाथ में अखबार था, लेकिन ध्यान आज उसका सुधा की तरफ था। माला उसे नीचे बैठाकर देख हंस पड़ी और बोली, ये क्या, आपका भी बदन दुखने लगा क्या, जो आज कमरे से बाहर निकल आए? सूरज थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अरे नहीं, 5 दिन हो गए कमरे में पड़े पड़े, बहुत कर लिया आराम, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर निकल जाऊं। वैसे भी परसों फिर वापस लौटना भी तो है। ये सांस लेकर उसने पूछा, अच्छा, ये काम वाली तुम्हें कहाँ से मिली? माला ने जवाब दिया, जगदीश ढूंढ कर लाया है। बेचारी विधवा बर्तन बेचती है। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। घर में भी इसका बाप मारपीट करता है। इसे भी काम की ज़रूरत थी और मुझे भी, ठीक ऐसी ही काम वाली की। सुधा ने अपने बारे में माला से यही बताई थी। सूरज हामी भरते हुए कहा, नाम क्या है इसका, और घर में भीतर चेहरा क्यों ढक कर रहती है? माला ने उत्तर दिया, नाम मैं पूछी थी, लेकिन उसने जवाब में कहा, सब तो मुझे अभागिन कहकर बुलाते हैं। जवाब सुनकर फिर कभी नहीं पूछी नाम। ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरी सभी बातें सुनती हैं और चेहरा वो तुम्हारे सामने ढकती हैं। काम में आने से पहले उसने यही शर्त रखी थी। हाँ, जगदीश को ज़रूर पता हो सकता है इसके बारे में कुछ। उसके बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी सूरज को सब कुछ जाना सा लग रहा था। वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था, मानो सुधा के लिए उसके दिल में प्यार दोबारा दस्तक दे रही थी। सुनो, ये मुझे ला कर दो, वो ला कर दो, ये कर दो, वे कर दो जैसी बातों से सूरज उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधा उसे नज़रअंदाज कर रही थी, जिससे सूरज का उसके लिए और भी उत्सुकता बढ़ते ही जा रहा था। सूरज उसके बारे में जानना चाहता था, इसके लिए उसने जगदीश से बात करना सही समझा। सूरज के सीने में सुबह से ही हल्का दर्द हो रहा था। उसे अच्छा बहाना मिल गया जगदीश से अकेले मिलने का। उसने सोचा, इसी बहाने वो इस काम वाली के बारे में कुछ जान लेगा। सूरज जगदीश के यहाँ गया, गांव में जहाँ वो ठहरा हुआ था। इधर सूरज का उसके साथ बात करने की कोशिश करने पास पाने से सुधा के मन में भी कहीं ना कहीं फिर से वही प्यार का अनुभव होने लगी थी, लेकिन वो अब भी अपने संकल्प पे ही कायम थी। सूरज की किताबों वाले कमरे का दरवाज़ा हमेशा ही बंद रह करता था। सुधा उसमें गई, लेकिन आज दरवाजे पर ताला ना देखकर सुधा वहाँ चली गई और वहाँ हर वस्तुओं को, हर किताबों को छू छू कर सूरज के स्पर्शों को महसूस करने लगी। शहर जाकर सूरज डायरी लिखना शुरू किया था। टेबल पर पड़े डायरी को सुधा ने हाथ में उठाई और एक एक पन्ने पढ़ने लगी। अचानक माला पीछे से आकर जोर आवाज़ में बोली, तुम यहाँ? हाथ में क्या है तुम्हारे? डायरी? तुम सूरज की ये डायरी के साथ क्या कर रही हो? अचानक माला को देख सुधा चौंक उठी। कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यूं ही चली आई, कांपते में सुधा ने कहा। तब माला ने पूछा, लेकिन तुम इस डायरी के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? सुधा ने उत्तर दिया, नहीं मालकिन, मुझे लिखना पढ़ना कैसे आएगा? मैं तो कभी पाठशाला गई ही नहीं हूँ। इस कमरे में भी कभी आई नहीं थी। दरवाज़ा खुला देख बस यूं ही देखने चली आई। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे मालिक आकर देख लिए तो मेरी खैर नहीं, कहकर माला चली गई। दूसरी तरफ सूरज जगदीश से मिलने के लिए बहुत समय तक रुका रहा, लेकिन मिलना नहीं हुआ। फिर तंग आकर वो घर की तरफ आने लगा। आते हुए उसने अपने ईंट भट्टे में जाकर सबके कामकाज देखना सही समझा। जाते ही उसके पुरानी सारी बातें यादों में ताज़ा हो गई। वो उन सभी जगहों को देखने लगा जहाँ कभी वो सुधा से मिला करता था। वो नज़र इधर उधर घुमा रहा था। काफ़ी समय तक एक पेड़ के नीचे बैठ अपने और सुधा के बारे में सोचता रहा। न जाने कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या मुझे भूल गई होगी, जैसे कई सवाल उठ रहे थे। तभी वहाँ से एक औरत गुजरी और सूरज को देख हाथ जोड़कर नमस्ते मालिक कहा। सूरज उसे जानता था, कईयों बार सुधा के साथ उसे देखा था। उसने उस औरत से सुधा के बारे में पूछा,
तब उस औरत ने सारी बातें उसे बताई। धनीराम का गांव छोड़कर चल देना, मुखिया का उसका घर और ज़मीन छीन लेना, सब कुछ। सूरज ने पूछा, अब कहाँ है सुधा? जवाब में औरत ने कहा, कुछ खबर नहीं, उसने ईंट बनाने का काम छोड़ दिया था। अपने माँ के ज़मीन में एक झोपड़ी बनाकर रहती तो थी। आसपास के गांव में मिट्टी के खिलौने में बर्तन बेचा करती थी। कभी कभी यहाँ भी दिखती थी, लेकिन अब कहाँ है किसी को शायद ही पता होगा। कोई कहता है वो धनीराम को ढूंढने गई है, कोई कहता है किसी के साथ भाग गई है, तो कोई कहता है फिरंगी उठा ले गए हैं। लेकिन सच क्या है मुझे नहीं पता। औरत के मुंह से सुधा के बारे में इतना कुछ सुनकर सूरज बहुत दुखी हो गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बादलों की गड़गड़ाहट भी कानों में पड़ रही थी। सुधा के बारे में सोचते हुए वो आसमां की तरफ ही देखे जा रहा था कि तभी आसमां से एक बूंद उसकी आंखों में आ गिरा। उसने झट से आंखें बंद की और अचानक उसे याद आ गया उस काम वाले के गिरे बालों से टपकती हुई बूंदें। सूरज उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। बारिश भी शुरू हो गई। दौड़ते हाँफते वो घर पहुंचा और सुधा सुधा कहकर चिल्लाने लगा। वो सुधा के कमरे में गया, वहाँ नहीं मिली। रसोई में देखा, वहाँ भी नहीं थी। अपने कमरे में देखा, वहाँ माला सोई हुई थी। सुधा पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। सूरज अब धीरे धीरे चलकर छत की सीढ़ी चढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो सुधा वहीं छत में खड़ी थी, बारिशों में भीगती, चेहरा ऊपर किए खड़ी थी। भीगी सफ़ेद साड़ी उसके पूरे शरीर में चिपक गए थे। आंखों से बहते आंसू और बारिश एक हो गए थे। सूरज ने आगे बढ़कर हल्की आवाज़ में कहा, सुधा। सुधा उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, देखो सूरज बाबू, हटा दी पल्लू चेहरे से आज। सूरज और करीब गया और रोते भी लगते कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सुधा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। उसके बातों को काटते हुए सुधा ने हंसते हुए कहा, चुप, कुछ मत कहो सूरज बाबू, कुछ मत कहो। सूरज, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा सुधा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा। सुधा, नहीं सूरज बाबू, आपसे नहीं, अपराध तो मैं की थी, अपनी हैसियत भुलाकर। आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई दोष नहीं। और माला है भी तो इतनी सुंदर। सूरज, नहीं सुधा, तुम गलत सोच रही हो। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुधा, मैंने कहा ना कुछ मत कहिए। मैं सब जानती हूँ। मैंने आपके डायरी में सब कुछ पढ़ लिया है कि कैसे आपने शहर में चौधरियों से पैसे लिए और चुका ना पाने के कारण उन्होंने अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी। हाँ सूरज बाबू, मैंने वो पन्ना भी पढ़ लिया है जिसमें आपने लिखा है कि माला से शादी मजबूरी में हुई, लेकिन अब सच में उससे प्यार होने लगा है, प्यार हो गया है। इतना कहकर आगे हंसते हुए कहती हैं, बस यही जानने के लिए यहाँ आई थी मैं, आज जान लिया। बस अफसोस इस बात का है कि ये सब आपसे और आपकी जुबान से जान नहीं पाई। काश सूरज बाबू, आपने चोरी छिपे मुझे पढ़ना ना सिखाया होता, तब तो शायद मैं आज भी आपके किसी झूठ को सच मान लेती। सूरज अपनी सफाई में कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वो वहीं धड़ाम से नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। सुधा बस देखे जा रही थी। सूरज सुधा के तरफ हाथ किए कुछ इशारा कर चीखने की कोशिश कर रहा था कि हाथ जमीन पर गिर गया। सुधा अब नीचे बैठ सूरज के सीने में अपनी कान लगाई। दिल का धड़कना रुक चुका था, सांसें अब चल नहीं रही थी। सूरज के आखिरी चीखों से माला की नींद खुल गई। वो दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत में गई और देखी, बारिशों में बैठी सुधा के गोद में सूरज की लाश पड़ी थी। ये देख माला की आंखें खुली की खुली रह गई। चीखने में उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर से बाहर आकर चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी। मुखिया के बहू को ऐसे घर से बाहर निकलकर चिल्लाते देख आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे। माला चीखते हुए कह रही थी, मार डाली, उसने मार डाली मेरे पति को। उसकी जुबान से ऐसी बातें सुनकर गांव वाले भी चौंक उठे। माला ने उंगली से छत की ओर इशारा किया। सभी लोग दौड़ते हुए छत की ओर चढ़े और देखे, वहाँ सुधा बैठी थी, जिसकी गोद में सूरज का शरीर आंखें मूंदे पड़ा था। सुधा अब तक कहाँ थी ये कोई नहीं जानते थे। यूँ अचानक मुखिया के घर देख सभी लोग हैरान हो गए। उनमें से एक व्यक्ति आगे जाकर सूरज का शव देखने लगा। सांसें रुक चुकी थी, शरीर में जीवित होने की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पूरा भवन सन्नाटे से भर गया। सब यही पूछ रहे थे, ये कैसे हुआ। तभी वहाँ सुधा की सहेली भी दौड़कर आई, जो सूरज और सुधा के बारे में सब कुछ जानती थी। वो जोर आवाज़ में कह पड़ी, ये तू क्या कर बैठी सुधा? प्रतिशोध की आग में तूने अपने सूरज बाबू को ही मार दिया। सुधा मौन थी,
पलके तक ना झपका रही थी, ना आंसू बह रहे थे। बिल्कुल शांत होकर बस सूरज के चेहरे को ही देखे जा रही थी। गांव वालों को उस लड़की ने सब कुछ बता दिया। माला भी चीखते हुए कह रही थी, सुधा ने ही सूरज को मारा है। सभी गांव वाले हैरानी से सब देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। इतने में जगदीश वहां फिरगी सिपाहियों के साथ पहुंचा। सिपाहियों ने भीड़ से पूरी तरह बात सुनी और माला के लगाए आरोपों के आधार पर सुधा को गिरफ्तार कर हवालात ले गए। जाते वक्त ये भी कह गए कि अभी इस घर की जांच होनी बाकी है। वे सूरज के लाश को भी अपने साथ ले गए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मुखिया के किसी मित्र ने मुखिया को चिट्ठी के जरिए इस बात की खबर देना सही समझा। अंग्रेजों का पहचान चौधरियों से था। उन्होंने माला के पिता तक उनके दामाद के मर जाने की खबर पहुंचा दी। खबर मिलते ही चौधरी आने के लिए अपने घर से रवाना हुए। संध्या का वक्त था। हवालात में सुधा बस यही कहे जा रही थी कि मुझे मारना ही होता तो कब की मार दी होती साहब, दोषी कोई और है। इधर माला बरामदे में बैठ बस लगातार रोई ही जा रही थी। जगदीश भी खामोश था। काफी समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, क्या नसीब पाया था सूरज ने, मरा भी तो अपने महबूब के गोद में। माला भी अब आंसू पोंछते हुए जगदीश की ओर देखने लगी और बोली, लेकिन बड़ी चारी सुधा बड़ी बदनसीब है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। जगदीश भी ठहाकों के साथ हंस पड़ा। दोनों की हंसी से सन्नाटा छाया भवन अचानक शोर से गूंज उठा। बरामदे से उठकर दोनों कमरे की ओर चले गए और जाकर जगदीश माला की गोद में सर रखकर सो गया। माला और जगदीश दोनों बचपन के दोस्त, एक साथ पढ़ाई पूरा किए, साथ साथ बड़े हुए और प्यार भी कर बैठे। लेकिन जगदीश बहुत ही छोटे जाति से था और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण माला के परिवार ने दोनों के रिश्ते को साफ साफ नकार दिया। माला ने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई नहीं माने तो दोनों ने भागकर शादी करने की ठान ली। ये वही समय था जब सूरज गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने गया था। वहां चौधरियों ने उसकी आर्थिक रूप से बहुत मदद की। सूरज गांव के मुखिया का बेटा था और जगह जमीन की भी कमी नहीं थी उसके पास। माला के पिता ने उसे माला के लिए ठीक समझा। माला का जगदीश के साथ भागकर शादी करने की खबर किसी तरह माला के चाचा जी को पता लग गया। फिर किसी तरह खानदान की लाज रखने के लिए माला के पिता ने उसकी शादी सूरज से करने की ठान ली। सूरज पहले ही उनके कर्ज तले दबा था तो मना ना कर पाया और मुखिया भी इस शादी के लिए हाँ कर लिया। दोनों की शादी हुई और फिर वो गांव आ गए। सिर्फ वही नहीं, जगदीश भी इलाज के बहाने गांव आकर रहने लगा था। लेकिन सूरज को जगदीश के बारे में ना तो चौधरियों ने कुछ बताया और ना ही माला ने। वो बस यही जानता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। काफ़ी देर तक जगदीश आंखें बंद किए माला के गोद में सोया रहा और माला उसके सिर में हाथ फेरते रही। माला, तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? जगदीश, क्यों, कावेरी के समय किसी को पता चला था क्या? माला, नहीं, लेकिन तब की बात और थी। इन फिरंगी दरोगाओं पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब क्या ढूंढ निकालें? जगदीश, लेकिन मुझ पर तो है ना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हर साजिश को हमने कुछ इस तरह से अंजाम दिया है कि सबको लगेगा बदला लेने के लिए सुधा ने ही मारा है उसे। माला, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर सवाल उठे कि सुधा के पास वो अंग्रेजी जहर कहाँ से आया या उसे घर पे किसने लाया था तो? जगदीश, वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरे जान पहचान का वकील है, वो सब संभाल लेगा। और मुखिया भी तो है, वो भी यही कहेगा कि सुधा के आने से ही घर में फूट पड़ गया। जोर हंसी की ठहाकों में दोनों हंस पड़े। माला बोली, बेचारी सुधा, उसे तो अब भी यही लग रहा होगा कि उसके कान भरने से मैं अपने ससुर से लड़ी और वो तोता बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। जगदीश हंसते हुए कह पड़ा, मेरा मित्र सूरज भी तो तोता ही था। और दोनों ही फिर हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक ही माला की सांसें फूलने लगी। क्या हुआ, ठीक तो हो? कहते हुए जगदीश उठकर बैठा और पानी दिया। माला के सीने में तेज दर्द उठने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और छटपटाने लगी। जगदीश को समझ नहीं आ रहा था और माला के हाथ पैर घिसने लगा। माला की छटपटाहट देख जगदीश के हाथ पैर भी कांपने लगे। अपनी डॉक्टरी करियर में उसने ऐसी छटपटाहट कभी नहीं देखा था। रात भी बहुत थी। घर पे जगदीश के अलावा और कोई भी नहीं था। उसने किसी गांव वाले को बुलाकर माला को उसके दवाखाने ले जाना सही समझा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह के पहली किरण के साथ माला के पिता घर में आए और देखें घर में भीड़ लगी है। सभी गांव वाले इकट्ठे खड़े थे। बरामदे में माला का मृत शरीर पड़ा था और पास में जगदीश सिर पे हाथ रखकर बैठा हुआ था। चौधरी को इस बात की पहले खबर नहीं था
कि जगदीश शहर छोड़ यहाँ आ बसा है। सामने अपनी बेटी का मृत शरीर और जगदीश को पास बैठा देख चौधरी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने जगदीश का कुर्ता पकड़ते घसीटते हुए थप्पड़ पे थप्पड़ कस दिए। चौधरी के साथ उसके कुछ और लोग भी आए थे। उन सभी ने मिलकर जगदीश को पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर दिया। हाथ पैर सिर लहू लुहान हो गया। गांव वाले भी छुड़वाने में नाकामयाब हो रहे थे। इतने में 7-8 सिपाही भवन में प्रवेश किए। सिपाहियों ने सबसे पहले जगदीश को छुड़ाया, फिर सभी गांव वालों को भवन से बाहर किया। एक ही दिन में घर में 2-2 मौत की खबर ने गांव में आग पकड़ ली थी। पूरा गांव ही मानो मुखिया के घर के सामने इकट्ठा हो चुका था। उन सिपाहियों में एक भारतीय सिपाही भी था। उसके माला के मौत पे सवाल पूछने पर चौधरी चिल्लाते हुए जगदीश की ओर उंगली करते हुए कह पड़े, इसने मारा है, इस जगदीश ने मारा है मेरी बेटी और दामाद को। सुनकर जगदीश की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ कह पाए इस हालत में नहीं था। आगे चौधरी ने बताया, जगदीश मेरे दौलत के पीछे पड़ा था, इसलिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी शादी यहाँ इस गांव में मुखिया के घर हुआ तो ये इलाज के बहाने इस गांव में आकर रहने लगा और बदला लेने के लिए मेरी बेटी और दामाद दोनों को मार दिया। जगदीश कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाकर नाना कहने की कोशिश कर रहा था। चौधरी ने जोर आवाज में कहा, इसे गिरफ्तार करो वरना मेरे आदमियों के हवाले कर दो। चौधरी की बात मानते हुए और घटनाक्रम देखते हुए सिपाहियों ने जगदीश के हाथ को रस्सी से बांध दिया। फिर पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू करी। कड़ी दोपहर का समय था। गांव वालों की भीड़ अब भी मुखिया भवन के सामने वैसे ही खड़ी थी। घर में हत्या से जुड़ा कहीं कुछ नहीं मिला। तब सिपाहियों ने सूरज के किताब कमरे का दरवाजे तोड़कर वहां जांच करने लगे। जहां सूरज की डायरी मिली, वह भारतीय सिपाही डायरी का हर पन्ना पलटकर पढ़ने लगा, जिसके आखिरी पन्ने में कुछ टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जगदीश और माला के नाजायज रिश्ते को जानकर भी उससे कुछ नहीं कहता। मुझे जगदीश से डर लगता है। मुझे शक है कि उसी ने शायद मेरी बुआ कावेरी को मरवाया होगा, ताकि जब मैं शहर में रहूं तब वो बिना रोक टोक के माला से मिल सके। और अब मुझे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे। डायरी के इस आखिरी पन्ने ने साबित कर दिया कि सूरज पहले से ही सब जानता था और उसे जगदीश से अपनी जान का भी डर था। चौधरी के इल्ज़ाम और सूरज के डायरी के आधार पर जगदीश को गिरफ्तार किया गया और पकड़कर हवालात ले जाया गया। फिर से गांव वालों के भीड़ में ये बात फैल गई कि डॉक्टर जगदीश दास ने बदला लेने के लिए सूरज और माला की जान ली है। जगदीश को हवालात ले जाया गया, उसे छोड़ दिया गया, यानी सुधा अब निर्दोष थी। हवालात में जगदीश को जेल के अंदर जाते हुए हल्की पतली आवाज़ में सुधा की बातें सुनाई पड़ी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपने मेरे छलनी हृदय का इलाज कर दिया। जगदीश पीछे मुड़ा कि सुधा मुस्कुराते हुए फिर हल्की आवाज़ में कह पड़ी, आप ये कैसे भूल गए कि मैं रात को चोरी छिपे उस घर के पीछे से बातें सुना करती थी। इतना कहकर सुधा उल्टे पांव से वहां से चली गई। जगदीश सब कुछ समझ चुका था, लेकिन करने और कहने के लिए उसके पास अब कुछ बचा नहीं था। सुधा वहां से सीधा शमशान की ओर चली गई और दूर खड़े होकर घाट के पास मुखिया को अपने बेटे और बहू को चिता को आग देते देखती रही और याद करती रही सूरज से जुड़े सभी बातों को। बचपन से दोनों का साथ खेलना, सूरज का उसे पढ़ना सिखाना, ईंट भट्टे में दोनों का चोरी छिपे मिलना, सूरज के झूठे वादे, सब कुछ याद आ रहा था। और याद आ रहा था शहर से नई पत्नी का ले आना, उसे पूरी तरह भुला देना, जगदीश का उससे मिलना और उस घर में काम के लिए ले जाना, माला की झूठी दोस्ती और सूरज का दोबारा उसके लिए आकर्षण, सब कुछ ही उसके आंखों के सामने झलक रहा था। मानो वो रात भी, जिस रात उसने अपने प्रतिशोध का आखिरी दाव खेलना शुरू किया, उस रात सूरज और माला के कमरे का प्रकाश बुझ जाने और आते आवाज़ के थम जाने के बाद सुधा भी वहाँ से लौट ही रही थी कि रसोई घर से कुछ आहट सुनाई पड़ा। सुधा के पैर रुक गए। वो मुड़ते हुए रसोई कमरे के पीछे जा खड़ी हुई। रात के सन्नाटे में सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। जगदीश का ही आवाज़ था। सुधा हैरान हो गई, इतनी रात को जगदीश यहाँ? रसोई घर के खिड़की के पास कान लगा के वो खड़ी रही। कुछ देर बाद माला और जगदीश दोनों की बातें उसके कानों में आने लगे थे। उस रात ही सुधा ने जाना कि माला सूरज से नहीं जगदीश से प्यार करती हैं और सूरज की हत्या कर दोष सुधा के ऊपर देना चाहती हैं। फिर सारा संपत्ति हत्या कर दोनों कहीं चले जाना चाहते हैं। उस रात सुधा माला की सारी साजिश जान और समझ गई थी, लेकिन एक ही बात जानना बाकी था कि उसे कि सूरज ने माला से शादी क्यों की और उसे क्यों भुला दिया। अगले दिन से सुधा ने अपनी साजिश रची। सूरज से जवाब पाने के लिए वो उसे दोबारा अपनी ओर आकर्षित करने लगी। माला के कमरे से अंग्रेजी जहर के कुछ गोलियां चुराकर अपने पास रख ली। सुधा पढ़ना लिखना जानती थी
सुधा जिन सवालों का जवाब सूरज से पाना चाहती थी और जवाब उसे उसके डायरी में मिला। फिर उसने अपनी आखिरी चाल चली। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ लिखकर डायरी वहीं छिपा दी। सुधा यह बात जानती थी कि माला ने सूरज को जो जहर दिया है वो दोपहर बाद ही काम शुरू कर देता है और तीसरे पहर मौत। माला जहर सुबह ही दे चुकी थी सूरज को और किसी बहाने सुधा ने भी वो जहर माला के खानों में भी मिलाकर ऐसे समय में खिलाई कि जिसके तीसरे पहर में उसकी मौत रात को ही हो। और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। सूरज का मरना, फिर माला का मरना, डायरी का मिलना और दोनों के हत्या के लिए जगदीश का गिरफ्तार होना। चिता की आग बुझ चुकी थी, बस धुएं अब भी उड़ रहे थे। साथ ही साथ बहे जा रहे थे सुधा की दोनों आंखें आंसू। मुखिया का जगह जमीन सब सूरज के नाम होने के कारण अब वो अंग्रेजों के हवाले था। जगदीश को दोनों खूनों के दोष में आजीवन कारावास हुआ। सुधा का प्रतिशोध अब पूरा हो चुका था, लेकिन हृदय अब भी छलनी ही था, ये सोचकर कि प्रतिशोध की आग में वो इतनी अंधी हो बैठी कि अपने सूरज बाबू को मरते देख भी कुछ ना कर पाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।